आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्स-रे स्पेक्ट्रा के बारे में। स्पेक्ट्रा तो ऐसे हम लोगों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पढ़ लिए, हीलियम स्पेक्ट्रा पढ़ लिए क्वांटम मैकेनिक्स में, राइट। बेसिकली ये स्पेक्ट्रोमीटर का टॉपिक है, फिजिक्स का ही एक ब्रांच है, राइट। तो बेसिकली अब क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो हम उसमें ये सारी चीजें हम बॉर्डर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो भी स्टडी हम उसको इंक्लूड करते हैं, राइट। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो आपने फिजिक्स पढ़ रखे हैं उसी सारे कॉन्सेप्ट को यूज करके बस देखो, मैं हमेशा बॉर्डर करता रहता हूँ कि फिजिक्स को अगर आपको समझना है तो उसको जो भी मैटर लिखा है वहां पर उसको पढ़िए, मतलब रीड आउट कीजिए और उसको फील कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, है ना, इमेजिन कीजिए, तो वो चीजें आपको समझ में आएंगी। अगर आप इमेजिनेशन नहीं कर पाते हैं फिर वो आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा, और लर्न करने पे फिजिक्स कभी भी जिंदगी में नहीं समझ आ सकती, राइट। तो कोशिश करें इन सारे टेक्निक को अपनाने की। सो स्टार्ट करते हैं एक्स-रे स्पेक्ट्रा के बारे में। So as we know that there are two types of X-ray. That is, first one is continuous, or you can say white X-rays, and second one is characteristics X-rays. Right? तो दो तरह के X-rays हैं, right? एक white X-rays कह सकते हैं यहाँ पे continuous, और दूसरा characteristics X-rays. तो दो तरह के अगर X-rays होंगे तो फिर उसकी स्पेक्ट्रम जो होगी वो भी दो तरह की होगी, right? So you can say that the spectrum of X-rays emitted from the X-ray tube is of two types. राइट, क्योंकि एक्सरे हम पुलिस ट्यूब से, एक्सरे ट्यूब से हम अचीव करते हैं, गेन करते हैं, राइट, फाइंड आउट करते हैं उससे। तो उसकी जो स्पेक्ट्रम को अगर हम स्टडी करते हैं तो स्पेक्ट्रम भी दो तरह के होंगे। फर्स्ट वन इज कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम एंड सेकंड वन इज कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, राइट। तो कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम भी और लाइन स्पेक्ट्रम दोनों सेम ही चीज है, राइट। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम जो ऑब्जर्व करेंगे, राइट, उसी पे ये कैरेक्टरिस्टिक्स और लाइन स्पेक्ट्रम सुपर इम्पोज होता है, राइट। सुपरपोजिशन जो आपने पढ़े हैं ना कि इंटरफेरेंस जो होती है फिनोमेना, दैट इज ड्यू टू सुपरपोजिशन, ना, सुपर इम्पोज हो जाते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम है वो सुपर इम्पोज होता है, यानी कि कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम पे कैरेक्टरिस्टिक्स और लाइन स्पेक्ट्रम सुपर इम्पोज होता है, राइट। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट वाले को हम बात करते हैं, बहुत ही सिंपल यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है, राइट। और इसके मैकेनिज्म को भी हम बॉदर करेंगे और बहुत डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 34 मिनट्स, राइट। तो कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है, नहीं तो ये बाउंस हो जाना है। देखिए, so continuous spectrum consists of all wavelengths larger than a certain minimum wavelength lambda minimum। देखिए यहाँ पर कंटिन्यूअस जो टर्म है ना, यही बात कह रहा था कि उसमें जो स्पेक्ट्रम होगा, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, उसमें सारे के सारे वेवलेंथ प्रेजेंट होंगे। और स्टार्ट कहाँ से होगा? एक मिनिमम वेवलेंथ से स्टार्ट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ उसका मिनिमम, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर एक पार्टिकुलर उसका मिनिमम वैल्यू होगी। तो कंटिन्यूअस में एक टर्म है जो कि हम अभी बॉदर करेंगे, दैट इज द बेसिकली पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द ट्यूब, राइट। उस पर डिपेंड करता है। तो ये वैल्यू एक मिनिमम होनी चाहिए, तभी वो स्टार्ट होगा स्पेक्ट्रम, ऑब्जर्व होगा। So this spectrum is independent of the nature of the material of target, right? हमने बात की कि फिलामेंट से क्या होता है, फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही हाईली एनर्जेटिक होते हैं। और यहाँ पर टारगेट है, टारगेट आपने निखिल ने पूछे थे कि टारगेट की सब्सटेंस का, तो मॉलिब्डेनम और टंगस्टन का यूज करते हैं, क्योंकि कॉपर के ब्लॉक में वो इम्बेडेड होता है। तो यहाँ पर ये टारगेट है। तो यहाँ पर और भी सब्सटेंस यूज करते हैं जिसको तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सारा ये इंसिडेंट होगा, तो यहाँ से एक्सरे इमिट हो रहा है, राइट। तो ये टारगेट के नेचर पे वो डिपेंड नहीं करता है, राइट। दिस स्पेक्ट्रम, कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द टारगेट, राइट। इसका कैसा नेचर है, कैसे टाइप का मटेरियल है, उसके ऊपर स्पेक्ट्रम डिपेंड नहीं करता है, वो इंडिपेंडेंट है, राइट। एंड वेरीज विद द अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस द टारगेट एंड द कैथोड ऑफ द एक्सरे ट्यूब। कौन से पे डिपेंड करता है? केवल वो
अप्लाइड वोल्टेज पे, यानी कि यहाँ पर हमने कुछ अप्लाई किए हैं, बहुत ही मैं मतलब अच्छा डायग्राम समझाने के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ, क्योंकि ड्राइंग मेरी भी इतनी अच्छी नहीं है और इतना फास्ट मैं उस पर नहीं फोकस कर सकता हूँ, जस्ट मैं एक्सप्लेनेशन के लिए थोड़ा सा यहाँ पर बॉदर कर रहा हूँ, राइट। तो इसको हमने यहाँ पर कोई भी पावर सप्लाई दी है, राइट, यहाँ पर हमने फिलामेंट को और यहाँ पर टारगेट को, तो यहाँ पर जो हम पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, राइट। उसको हम मैथमेटिकल टास्क भी करेंगे किस तरह से वो डिपेंड करता है, राइट, और उसको हम बॉदर करेंगे। So the distribution of intensity of X-rays with wavelength for the different accelerating voltage that is represented here. Diagram में देख रहे हैं intensity versus wavelength at different voltage. 25 किलोवोल्ट, 30, 40, 50 किलोवोल्ट. डिफरेंट यहाँ पर हमने पोटेंशियल अप्लाई कर रखे हैं, राइट। डिफरेंट पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद जो स्पेक्ट्रम है इंटेंसिटी, ये स्पेक्ट्रम है इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ है, कुछ इस तरह का है, राइट। सो इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट मिनिमम वेवलेंथ लैम्डा मिनिमम लिमिट डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एक्सीलरेटिंग वोल्टेज। इस बात को समझना जरूरी है कि अगर हम देखिए सिंगल एक्सपेरिमेंट में ही जस्ट हमने इनिशियली हमने कितना वोल्टेज रखा, इसके क्रॉस फिलामेंट के और टारगेट के क्रॉस कितना हमने सप्लाई रखा, इनिशियली 25,000 वोल्ट उसको सप्लाई किया, राइट। तो जो नेचर आया यानी कि ये लैम्डा मिनिमम है, उसके लिए ये इस तरह का स्पेक्ट्रम रिप्रेजेंट हुआ। इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का जो स्पेक्ट्रम है इस तरह का, राइट। अब हमने इंक्रीज कर दिया, अब 30,000 वोल्ट अगर अप्लाई कर दिया इसके क्रॉस, 30 के अप्लाई कर दिया, तब देख रहे हैं इधर इंक्रीज हो रहा है ना, लैम्डा इधर इंक्रीज हो रहा है। तो पहले तो इस लोकेशन पे था, राइट, ये मिनिमम था, यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसका एक रेंज है यहाँ तक ना, ये इसका रेंज हुआ 25,000 वोल्ट पे, राइट। अब 30,000 वोल्ट पे लैम्डा मिनिमम की जो वैल्यू है वो और कम हो गया, 40,000 पे और कम हो गया लैम्डा मिनिमम की, 50,000 पे और भी कम हो गया, यानी कि लैम्डा जो वेवलेंथ है ना, लैम्डा मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, पोटेंशियल अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो ये लैम्डा मिनिमम ये डिक्रीज होगा, राइट, विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। एक्सेलरेटिंग वोल्टेज यहाँ पर क्यों कहा जा रहा है, बिकॉज यहाँ पर जो हम वोल्टेज दे रहे हैं तो एक तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट हो रहा है और उसको एक्सेलरेट, उसको एनर्जी हमने इतना प्रोवाइड कर रहा है तो वो एक्सेलरेट होगा, और यहाँ पर ये पॉजिटिव टर्मिनल पे होगा तो ये फिर अट्रैक्ट भी करेगा, राइट। तो बहुत ही हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल है और यहाँ पर जाकर के इंसिडेंट होगा और फिर वहां से जो रेज इमिट होंगे उस मटेरियल से, हाई एटॉमिक सब्सटेंस से, दैट इज कॉल्ड एक्स-रेज, राइट। तो उसकी स्पेक्ट्रम वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम इस तरह से हम यहाँ पर बॉर्डर, राइट। अब इसके पीछे क्या फिजिक्स है और उसको बॉर्डर करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एक टर्म अभी आप समझ जा रहे हैं, देखिए इसमें मैकेनिज्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, राइट। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होने का और प्रोडक्शन का क्या है उसका मैकेनिज्म, उसको बॉर्डर करते हैं, right? So continuous X-rays are produced due to the phenomena called brainstorm, right? इसको अच्छे से ध्यान से आप बोलेगा, brainstorm, right? Brainstorm क्या प्रोसेस है? Basically it is a phenomena that produce continuous X-rays. तो और उसको डीप में ये क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में, आप लोग चेकआउट कीजिएगा। Basically it's slowing down or breaking radiation. देखिए मतलब अब हम लोग बाइक या तो कोई भी व्हीकल्स यूज करते हैं ना, चलाते हैं रोड पे, तो उसको ब्रेक लगाते हैं तो वो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज है, तो सेम प्रोसेस यहाँ पर ब्रेनस्टॉर्म का हुई, राइट, कि उसमें रेडिएशंस को वो स्लो डाउन कर रहा है, जिसकी वजह से वो इमिट हो रहा है, जिसकी वजह से वो हो रहा है, तो वो स्लो डाउन हो रहा है, राइट। तो हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मुलेशन से उसको भी बॉदर करेंगे। Right. So when electrons emitted from the cathode in the X-ray tube are accelerated to the target, right? फिलामेंट से क्या था? फिलामेंट से एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहे हैं, राइट, और वो एक्सेलरेट होकर के कहाँ टारगेट पे इंसिडेंट होंगे, राइट। The electrons emitted from the cathode in the X-ray tube and that are accelerated to the target.
they penetrate deep into the interior of the atoms of the target material. अब यहाँ पर जो टारगेट मटेरियल है वो तो मॉलिब्डेनम है, टंगस्टन है, उस में क्या है, वो कोई ना कोई एटम है ना, तो उस एटॉमिक सिस्टम में, और वो एटॉमिक सिस्टम उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो इसके पास इतनी ज्यादा एनर्जी है कि वो बहुत ही इनर कोर में पेनिट्रेट कर जाता है, यानी कि इंटर कर जाता है, राइट, that enter into the interior of the atoms of the target material and are attracted by the nuclei of the atoms due to the strong electrostatic interaction, right. उसके साथ ही साथ क्या हुआ कि इस इलेक्ट्रॉन को उसके पास इतनी एनर्जी थी कि वो टारगेट के एटम्स के इनसाइड में, यहाँ पर रीजन और अच्छे से रिप्रेजेंट किया कि ये इलेक्ट्रॉन जो एक्सेलरेटिंग है जिसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv1 है, राइट, ये एटम्स को रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये एटम्स के पास इतनी एनर्जी है कि वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मतलब इनर कोर में वो इंटर कर जा रहा है, और फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, न्यूक्लियस पॉजिटिव है, तो वहां पर अट्रैक्शन होने लग रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होने लगी है, इंटरेक्शन यानी एक तरह का फोर्स लगेगा, नेगेटिव पॉजिटिव पे अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट होगा, राइट, इस यहाँ पर अट्रैक्शन हो जाएगा, तो एक तरह से वो क्या हुआ, उसको स्लो डाउन कर दिया, उसकी वेलोसिटी को स्लो डाउन कर दिया, तो ये डेविएट हो गया वो अपने पाथ से, है ना, उसको यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में, तो यहाँ पर फोर्स एक्ट हो, उसको तो बिल्कुल सीधे चले जाना चाहिए था, या फिर क्या कहते हैं कि इसको एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए था, राइट, बट वो अपने पाथ से डेविएट हो गया, देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन डेविएट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ एंड गेट्स रिटार्डेड। रिटार्डेड का मतलब क्या है, अब उसके इनसाइड में न्यूक्लियस में तो वो पेनिट्रेट नहीं कर सकता है, वो फिर रिटार्ड हो जाएगा, यानी कि वापस वो इजेक्ट आउट हो जाएगा, राइट। सो द वेलोसिटी एंड हेंस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। यहाँ पर जो इंटरेक्शन हुआ ना, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, उसकी वजह से उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, एंड दिस लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग रिटार्डेशन, यहीं पर रिटार्डेशन हुई, राइट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, वहां पर भी रिटार्डेशन होगा। दिस लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग रिटार्डेशन appears in the form of electromagnetic radiation that is called X-rays of continuously varying wavelength, right. So these X-rays consist of continuous range of frequencies ranging from the maximum frequency mu max और मिनिमम वेवलेंथ लैम्डा, आप न्यू का फॉर्मूला आपने पढ़ रखे हैं, उसी से कोरिलेटेड है, न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, राइट। तो लैम्डा मिनिमम होगा, यानी कि वेवलेंथ मिनिमम होगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, राइट, एंड दैट इज कॉल्ड कंटीन्यूअस एक्स-रे स्पेक्ट्रम, राइट, दैट इज कॉल्ड कंटीन्यूअस एक्स-रे स्पेक्ट्रम। तो हम लोग अब इसके इसमें रिलेशन ट्राई करते हैं कि वेवलेंथ और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है। So let the velocity of electron changes from v1 to v2 due to this electrostatic interaction, right? ये ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पर एनर्जी लॉस हुआ ना रिटार्डेशन में, उसी में वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम डिफरेंट, मतलब एक प्रॉपर रेंज में एक्सरेज इमिट हुआ, जो कि हम इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ डिफरेंट पोटेंशियल पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। सो वेलोसिटी v1 v2 है, दैट इज electrostatic interaction. The energy of the emitted photon due to the retardation of electron, that will be the photon की जो उसमें radiation emit होगा h nu, that will be equivalent to half mv1 square minus half mv2 square, right, इतने energy का photon emit होगा। When the electron is completely brought to rest by the electrostatic interaction, क्योंकि हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि पूरी पूरी उसकी एनर्जी वहां पर एब्सॉर्ब हो जाए, यानी कि वहां पर उस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन में, तब उस केस में क्या हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन हम इमेजिन नहीं कर सकते कि वो आउटसाइड मतलब उस एटॉमिक सिस्टम से आ रहा है,
right? Then the kinetic energy of the electron is transferred into photon energy. यानी कि कंप्लीट उस इंटरेक्शन में वो एनर्जी किसमें कन्वर्ट करनी है, काइनेटिक एनर्जी में, उस फोटोन एनर्जी में कन्वर्ट करनी है. दैट इज, a photon has maximum frequency nu max or minimum wavelength, right? Minimum wavelength or you can say maximum frequency. तो सिंपली वहां पर इस केसेस में क्या हो जाएगा, nu2 की वैल्यू 0 हो जाएगा. दैट फोटोन एनर्जी दैट विल बी इक्विवेलेंट टू मैक्सिमम फोटोन एनर्जी h nu max इज इक्वल टू हाफ mv1 स्क्वायर, राइट? जितना उसकी काइनेटिक एनर्जी थी इनिशियली, वो सारा इंटरेक्शन में उस फोटोन को ट्रांसफर कर, उस रिटार्डेशन प्रोसेस में वो सारे के सारे एनर्जी कन्वर्ट. Right. So if V is the potential difference applied between the cathode and target to accelerate the electron, right? Cathode और target के बीच में जो हम अप्लाई कर रहे हैं, right? अगर वो potential V है, potential difference V है, then that kinetic energy that will be equivalent to, basically energy is equal to EV. QV जो हम फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, potential is equal to QV. पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज कर रखे हैं, राइट? तो ये बेसिकली एनर्जी है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, राइट? क्योंकि पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है, राइट? तो यहाँ पर हम ये क्यू की जगह इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्मॉल ई, राइट? सो दैट ई इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन. तो इसको हम कंपेयर कर लेते हैं. सो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, दिस थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन, राइट? EV is equal to H, क्योंकि ये दोनों साइड सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ नहीं है, सेकंड एंड थर्ड है, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड में इक्विवेलेंट है, राइट? हाफ mvn स्क्वायर, हाफ mvn स्क्वायर, तो h nu max is equal to EV, h nu max is equal to EV, राइट? तो nu is equal to क्या होता है, c upon lambda होता है, हमने पढ़ा है पहले से मालूम है, राइट? वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन, right? So EV is equal to hc upon lambda minimum, right? So h की वैल्यू, h is the Planck constant, so the speed of light, right? तो ये सारे की वैल्यू तो कांस्टेंट ही है, राइट? तो बेसिकली यहाँ पर क्या वैल्यू कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, ये पोटेंशियल, राइट? E की वैल्यू फिक्स है, चार्ज की वैल्यू, तो ये जो लैम्डा मिनिमम है वो केवल पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है. ये इसको हम इधर ले जाएंगे, इधर ले गया है. Lambda minimum is directly proportional to 1 upon V, or you can say inversely proportional to V. Right. So अब यहाँ से हम उस ग्राफ को भी जो इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ था, उसको अच्छे से यहाँ पर समझ सकते हैं. Right. तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है, that was given by, this is also called Duan and Hunt. जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किया, and which states that the minimum wavelength lambda minimum is called the continuous spectrum limit is inversely proportional to the applied voltage V, or nu maximum that is proportional to the applied voltage. तो बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर रहे हैं कि इसको हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम लिमिट भी कहते हैं, लैम्डा मिनिमम को, राइट? ये लिमिट है, and that is inversely proportional to the applied voltage across the cathode and target, right? So this is all about continuous spectrum, right? अब characteristics एक्सप्रेस की बात करते हैं, जो कि उसी के साथ सुपर इम्पोज होता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के बाद. ये उससे भी ज्यादा कहीं इंटरेस्टिंग है. कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्रेस जनरली आप लोग इन फ्यूचर अगर आप रिसर्च फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पर आप right? So देखिए, so in addition to continuous spectrum that is obtained with the targets, some sharp lines appeared as sufficiently high voltage superimposed on the continuous spectrum, right? So इस तरह के sharp spectrums or lines उसका observe होगा. These sharp lines are due to the X-rays of definite wavelength and depends on the nature of the material. देखिए, पहले वाले में हमने बात की थी कि वो टारगेट के मटेरियल के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, राइट? बट कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्रेस
वही उसी रेज को हम कहते हैं जिसको कि नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, जो इंडिपेंडेंट नहीं होता है। So hence these X-rays are called characteristics X-rays. Right? So the characteristics X-rays spectrum of molybdenum that is represented here. जो टारगेट है, जो टारगेट पे कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्रेस डिपेंड करेगा, और टारगेट कौन से सब्सटेंस का मॉलिक्यूल का है, राइट। उसकी इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है, राइट। और ये यहाँ पर जो लिखा है के अल्फा के बीटा, ये गामा नहीं लिखा है, राइट। इसको हम एक्सप्लेनेशन में बॉर्डर करते हैं। इवन एल अल्फा, एल बीटा, एल गामा भी इसमें बॉर्डर करते हैं। ये बहुत ही इवन केमिस्ट्री से कॉन्सेप्ट को रिलेट करता है, और हम लोगों ने जो पढ़ा था उससे ये बहुत समझना है, राइट। तो इसको बहुत ही फास्ट हम लोग कंप्लीट करते हैं। So the bombarding electrons give energy to the electrons bound to the target atoms, right? जो भी टारगेट है, और इलेक्ट्रॉन्स हम फिलामेंट से क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इंसिडेंट करा रहे हैं, राइट। इंसिडेंट हो रहा है। And the bombarding electrons give energy to the electrons bound to the target atoms, क्योंकि यहाँ ये भी जो यहाँ पर टारगेट जो एटम है उसके अंदर भी न्यूक्लियस है, उसके अंदर ऑर्बिट्स है, राइट। हो जाता है इसमें। तो ये यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन इसकी एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, राइट। बिकॉज इसके नेचर पे, टारगेट बिल्कुल नेचर पे वो डिपेंड करता है, राइट। और ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा है। सो इफ द बाउंड इलेक्ट्रॉन्स आर सेट फ्री, आयंस आर प्रोड्यूस्ड। अगर इस एनर्जी को ये इलेक्ट्रॉन ने एब्सॉर्ब कर लिया, तो इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के पास हाई एनर्जी है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, फ्री हो सकता है इस एटॉमिक टारगेट एटम से। ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो सकता है, यानी कि जो एटम होगा वो आयनाइज्ड हो जाएगा, तो आयंस आर प्रोड्यूस्ड, right? So as X-rays producing electrons have energies of the order of thousands of electrons, right? It is very easy for them to produce ions by removing outer electrons. तो easily वो outer electrons जो from valence electrons है, उसके पास इतनी एनर्जी है कि वो valence electrons को remove कर सकता है। These bombarding electrons depending upon the accelerating potential, राइट। क्योंकि उसको हम तो फिलामेंट और टारगेट को, यानी कि कैथोड और टारगेट को एक तरह के पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। दैट बम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन डिपेंडिंग अपॉन द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल आर कैपेबल, उसके पास इतनी एनर्जी है कि वो उस इलेक्ट्रॉन को फ्री कर सकता है, राइट। कैपेबल ऑफ सेटिंग फ्री इवन द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द इनर मोस्ट शेल, है ना। हमने शेल और सबशेल के बारे में पढ़ रखे हैं। तो उसके पास इतनी एनर्जी है कि वो कैथोड रेज जो इंसिडेंट हो रही है उस टारगेट के, ये टारगेट पे एटम्स को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, राइट। ये न्यूक्लियस हो गया, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पहले से मालूम है। और एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। तो इसके पास इतने कैथोड रेज के पास एनर्जी है कि वो पे शेल के इलेक्ट्रॉन को फ्री कर सकता है, राइट। सो व्हेन दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉक्ड आउट, उसको हम बाहर अगर कर लेते हैं, तो सो वैकेंसीज आर फॉर्म्ड हियर व्हिच आर क्विकली फिल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द हायर एनर्जी स्टेट्स। ये लाइन आपको समझना बहुत जरूरी है, राइट। देखिए बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपने वैकेंसीज का पढ़ रखे हैं और होल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं सेमीकंडक्टर इसमें, या फिर पढ़ेंगे, राइट। प्लस टू में ही पढ़े होंगे कि वैकेंसी का मतलब क्या होगा, कि वहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो गया, राइट। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होगा तो क्या होगा, इमीडिएटली अब यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट होगी जिसको हम होल्स कहते हैं, राइट। तो अब इस वैकेंसी को फिल आउट करने के लिए नेक्स्ट जो ऑर्बिटल्स है वहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके इमीडिएटली इस वैकेंसी को फिल कर देगा। तो ये भी कॉन्सेप्ट मालूम है कि किसी हायर एनर्जी स्टेट से हायर ऑर्बिटल से लोअर ऑर्बिटल में अगर कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो उस केस में उस एनर्जी डिफरेंस के इक्विवेलेंट फोटॉन इमिट होगा, एंड दैट फोटॉन इज कॉल्ड एक्स-रेज फोटॉन, राइट। So when an electron falls into a low energy level, it radiates a photon of energy equal to the energy difference between higher state and lower state, right? So such photons are in the X-ray region. तो photons emit होंगे,
तो एक्स-रेज में जो भी उसका वेवलेंथ एंड हैव वेवलेंथ व्हिच आर फ्रैक्शन ऑफ एंगस्ट्रॉम, क्योंकि हम लोग मालूम है कि 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 1 एंगस्ट्रॉम इज द रेंज, राइट? और so this mechanism, which accounts for a significant part of X-ray production, produces X-rays having particular wavelength, which are characteristics of the target material, right? So इसको और यहाँ पर हम एक और कर देते हैं कि किस तरह से इसमें से के अल्फा, के बीटा, के गामा रिप्रेजेंट होता है। Within 5 to 6 मिनट ये मुझे कंप्लीट करना है, क्योंकि क्लास को ब्लैक आउट हो जाएगा। तो ये जो भी यहाँ पर ये मेंशन्ड है, ये डायग्राम आप बहुत ही इजीली इसको समझ सकते हैं, राइट? ये शेल को रिप्रेजेंट किया गया KLMN, राइट? डिफरेंशियल ये एटम के इनसाइड में, राइट? जब ये अगर जो फोटोन इंसिडेंट, ये इलेक्ट्रॉन कैथोड इलेक्ट्रॉन ये इंसिडेंट हो रहा है, तो के सेल को इलेक्ट्रॉन को अगर नॉक आउट कर दिया, हिट कर दिया, एनर्जी प्रोवाइड कर दिया, तो एल सेल से भी इलेक्ट्रॉन वहां पर जंप कर सकते हैं, एन सेल से भी इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं उस वैकेंसी को फिल करने के लिए, और एन सेल से भी इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं यहाँ पर फिल करने के लिए। तो पहले वाले केस में अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो इसमें भी फोटोन इमिट होगा, इस केसेस में भी और तीनों केसेस में, तो इनका एक रेंज हमें मिल जाना है। तो इस वाले के स्पेक्ट्रम को कहते हैं के अल्फा, क्योंकि वो के शेल में वो जंप कर रहा है, इसको हम के बीटा, जो एम से ट्रांजिशन कर रहा है तो के बीटा हो जाएगा, और जो एन से ट्रांजिशन कर रहा है वो के। उसी तरह से ये भी चांसेस है कि वो जरूरी नहीं है कि वो के शेल के में ही हिट करे, वो उसके पहले वाले ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन है उसको हिट आउट कर दे, तो यहाँ पर ही वैकेंसी जनरेट कर देगा। यहाँ पर वैकेंसी जनरेट होगा तो एम सेल से आ सकता है, एन सेल से आ सकता है, और उसके हायर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर वैकेंसी कंप्लीट कर सकता है। तो उस केस में जो यहाँ पर उसके सीरीज हैं, जो रिप्रेजेंटेशन दैट इज एल अल्फा, एल बीटा, एल गामा, उसी तरह से हम इसके लिए भी ये बात कर सकते हैं। तो यही सारे बातें यहाँ पर बताएंगे, इसको मैं ज्यादा इसमें डिटेल नहीं कर रहा हूँ, बस इसमें ये ध्यान रखेंगे। So a series of K spectral line is known as K series, right? तो ये जो यहाँ पर K अल्फा, K बीटा, K गामा होता है, इसको K सीरीज कह सकते हैं, इसको हम L सीरीज कह सकते हैं, दूसरे वाले को के M सीरीज, N सीरीज, इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। That depends upon the energy of the incident electron, जो उसमें इंटर कर रहा है टारगेट एटॉमिक सिस्टम। तो यही यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ। पेजेस जो पेज पे हम लोग कर रहे थे, तो ये उसमें स्पेक्ट्रम अगर हम कहीं ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसके स्पेक्ट्रम इस तरह से होगा, राइट? क्योंकि ये देखिए के अल्फा और के बीटा, राइट? तो एनर्जी डिफरेंस यहाँ पर अभी वेवलेंथ इसका क्या हो गया, इसका कम वेवलेंथ है और के अल्फा का वेवलेंथ ज्यादा है, राइट? तो ये इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ यहाँ रिप्रेजेंट किया गया। बेसिकली ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स-रेज है, राइट? इसके कैरेक्टरिस्टिक एक्स-रे स्पेक्ट्रम है, दैट इज फॉर मॉलिक्यूलर, राइट? तो वो चीजें आप यहाँ से बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एक्स-रे स्पेक्ट्रम, दिस कंटीन्यूअस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मोर्टल लॉस डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर कोई क्वेरीज है, right?